थोड़ा और सरल बनाते हैं ना मैम, वन बाय वन शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ते रहते हैं, बहुत सारे यंगस्टर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उनको शुरू से बात जानना समझना जरूरी है। टाइटल जो आप दोनों ही लोगों ने कहा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रजिस्ट्री उसके बाद आती है। टाइटल से ही शुरू करें, जरा सरल भाषा में आप हमें बताएं कि टाइटल मतलब क्या किसी प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको एक टाइटल माना क्या? टाइटल यानी ये प्रॉपर्टी जो है, उसका जो उसकी ओनर्स हैं या जो उनके मतलब जो जिसकी बिलॉन्ग करती है, हम कैसे उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकें। कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकें? जैसे कोई चीज़ है, मैंने खरीदी, तो कुछ भी चीज़ अगर मैंने लिया है, तो मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकती हूँ कि ये मेरी है। अब जब प्रॉपर्टी है वो इतने हाथों से मतलब कितने इट्स मूव्ड मेनी हैंड्स, तो किसकी है, किसने किसको बेची और कैसे मतलब कहाँ गई। तो जब हम टाइटल वेरीफाई करते हैं तो ओनरशिप किसकी है वो हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे वेंकट जी कह रहे थे कि वो ये केस में जब रजिस्ट थोड़ा मैं पीछे जाती हूँ और ये जी। बोल रही हूँ कि रजिस्ट्रार पूछता है कि ये जो वेंडर है, जो बेचने वाला है, उसकी टाइटल है कि नहीं कि वो आपको बेच सकता है। अगर आप हाल ही में देखेंगे तो मुंबई सिटी में अगर हम जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो यहाँ भी रजिस्ट्रार माँगता है, इंडेक्स टू माँगता है। इंडेक्स टू क्या होती है? जब हमने डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया, तो जो उसकी इंडेक्स निकलती है, जिसके बेसिस पे वो अ अकाउंट जैसे बनता है, तो वो इंडेक्स माँगते हैं और वो हमको अनेक्स करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है हमारे डॉक्यूमेंट को। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कोई मर जाता है और किसी के बच्चे को ये प्रॉपर्टी आती है अंडर सक्सेशन लॉ और वो बेचने को निकलता है, तो उसके पास तो कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो वो कैसे प्रूव करेगा कि हाँ, ये मेरा टाइटल है और यही मैं बेच सकता हूँ? तो यस, वहाँ बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आते हैं। तो हैविंग सेड दैट, यस, ये जजमेंट ये डेफिनेटली ये हम इसको अ, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन जो है वो वो भी इम्पोर्टेंट है। वो किसने कौन किसको बेच रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाँ, ये टाइटल क्या चीज़ है? तो जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो जब सी डी को बेच रहा है, तो जब डी ले रहा है, तो वो ये देखता है कि हाँ, ये ए ने कैसे लिया, ये बी ने कैसे लिया, ये सी ने कैसे लिया और सबके कोई ना कोई चार्जेस है, ना मॉर्गेज है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई भी हिसाब से इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ये टाइटल में, जो डी ले सके और आराम की नींद सो सके या कल जाके मॉर्गेज कर सके तो उसके पास वो टाइटल होता है कि वो जाके ये मॉर्गेज कर सके। जी। लेकिन क्या होता है कि लोग आजकल मतलब शॉर्टकट लेते हैं। आजकल मतलब अगर इन्वेस्टिगेट नहीं करते तो यहाँ दिक्कत आ जाती है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी अगर जाता है तो अच्छे से जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इम्पेडिमेंट्स ऑन जी, टाइटल। और इसीलिए आप लोग आकर हमारे शो पर ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले देख लीजिए कि टाइटल क्लियर है कि नहीं। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो ये शो सुन रहे हैं, अब उन्हें समझ में आ गया असल में टाइटल मतलब प्रॉपर्टी की हिस्ट्री, उसका ओरिजिन कहां से हुआ, बिल्डर ने बनाई अगर मैं विपिन सरल जी। भाषा में कहूं, उसके बाद पहले बायर ने, अगर वो पहला व्यक्ति है जिसने खरीदी तो वो पहला एग्रीमेंट बना, उसने फिर किसी और को बेची, वहां दूसरा बना, फिर उसने तीसरे को बेची, वहां तीसरा, और मान लीजिए चौथा व्यक्ति आज की तारीख में खरीद रहा है, तो ये जब तीसरा और चौथा खरीद रहा होगा तो वो टाइटल जब लगाएंगे तो पुरानी हिस्ट्री, डे वन से जमीन थी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनी और वहां से होते 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 कैसे ये चौथे व्यक्ति के हाथ में आ रही है, और जो इससे पहले के तीन ट्रांजैक्शन है, जैसा हिना मैडम ने बताया कि क्या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी पेशी तो नहीं थी, जमीन के साथ कोई दिक्कत तो नहीं थी, इसको बिल्डिंग अगर बनी है तो उसके ओसी सीसी जितनी तमाम चीजें होती हैं वो सब क्लियर थे। उसके बाद जो दो ट्रांजैक्शन हुए आपस में लोगों के बीच में, किसी ने मॉर्गेज तो नहीं रखा था, किसी का लोन तो बाकी नहीं है, किसी के घर में दो से ज्यादा हिस्सेदार तो नहीं है, वो सब क्लियर है, क्लीन है, तो इसका मतलब हो गया टाइटल क्लीन, राइट मैम? यस, अ, विप एब्सोल्युटली। जी, वेंकट साहब विपिन जी, शायद कुछ जस्ट टू जोड़ना चाह रहे ऐड, थे। हाँ। अगर आप अगर आप मेरे को 10 सेकंड दे तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जी। और समझने के लिए। देखिए, अभी जो हम ये चेन की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग आज। हम्म। क्योंकि टाइटल एक एब्सोल्यूट अनएंकम्बर्ड मार्केटेबल टाइटल होना चाहिए और उसके नाम पे होना चाहिए, मतलब उस व्यक्ति के नाम पे। ये है, मैं हूं आज इसका मालिक,
चाहे इससे पहले कुछ भी हुआ हो, आज इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं। इसका कोई सर्टिफिकेट मान के चलिए आज अवेलेबल नहीं है। इसको इतनी सरलता से समझे। और ये कौन सर्टिफिकेट देता है? ये नेचुरली सरकार देगी, तभी हम ये मानते हैं कि हाँ जी, ये सरकार ने मुझे ये दिया है, चाहे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से हो या कहीं से हो। हाँ, ये जमीन, ये टुकड़ा, ये हिस्सा आज मेरे नाम पे किसी भी तरीके से अनएंकम्बर्ड होके, हो सकता है मैं टाइटल में किसी तरीके का मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कोई मॉर्टगेज चढ़ा भी लूं, बट ये मेरे ओनरशिप यानी मेरे नाम पे आज स्थिरता से है। इसको अगर हम समझे थोड़ी सी बात में, मान लीजिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर गया और कोई दूसरा एक सेल डीड करके पहुंच गया रजिस्ट्रार के साथ, ये मेरे नाम पे रजिस्टर कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए गलती से हो गया तो डिस्प्यूट ये उठ के आ जाता था कि यार दोनों है। खास करके दिल्ली और एनसीआर में अक्सर देखेंगे कि ये डिस्प्यूट चले जाते थे। या मैडम ने अभी जैसे कहा सक्सेशन हुआ है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, किनके नाम पे हैं। अब ये किसके फाइनली नाम पे चढ़ी और कोई सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। इसीलिए ये इशू था कि लैंड टाइटल सर्टिफिकेशन हो जाए, ताकि उस दिन जिस दिन मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी आए, वो एक सर्टिफिकेट मुझे मिल जाता गवर्नमेंट से। और अगर कोई डिस्प्यूट उसमें उठता है तो वो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे सर्टिफाइड है। हो सकता है उसका कॉम्पेंसेशन मिले, कुछ मिले, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब मेरे पास वो पहुंची है, उस पर्टिकुलर डेट को एक तरीके से एक एडिशनल सर्टिफिकेट मिल जाए मुझे। हो सकता है 10 ट्रांजैक्शंस हुए हो, आज ये मेरे नाम पे एक सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, जिससे हम ये कहें कि हाँ जी, फाइनल टाइटल ओनरशिप मेरी है। वो और प्रथा अभी तक है नहीं। जी, और फिर उस चीज को जब आप रजिस्टर कहते हैं तो वो बन जाती है एक रजिस्ट्री, जैसा आप लोगों ने भी अभी तक समझाया कि वो एक तरीके का ट्रांजैक्शन है जो जैसे बैंक में हुआ या आपने प्रॉपर्टी में किया और वो आपने रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर कराया, साथ में जो सरकार के पैसे बनते हैं वो दे दिया, स्टैंप ड्यूटी दे दी, रजिस्ट्रेशन फीस दे दी, और वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो गया सरकार के रजिस्टर में। तो ये तो हो गई आपकी रजिस्ट्री। लेकिन आप शायद टाइटल और रजिस्ट्री का जो डिस्टिंक्शन हमारे पैनलिस्ट ने बता दिया, आप लोगों को या हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आ गई, टाइटल क्या है और फिर रजिस्ट्री क्या है। और शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि क्यों आखिर उन्होंने ये कहा कि रजिस्ट्री सब कुछ नहीं है, क्योंकि टाइटल अब जब पूरी तरह आप लोगों ने समझा दिया है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आ रही है कि भाई टाइटल एक बड़ी चीज है जिसमें पूरा लेखा जोखा है, उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, लेकिन रजिस्ट्री एकमात्र दस्तावेज है जो बताता है कि आज की तारीख में आपके नाम है, लेकिन उसका पुराना इतिहास क्या है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। किसी ऐसे इशू में जहां विवाद आ जाए, संपत्ति इनहेरिटेड हो या कोई और तरीका हो, वहां पर फिर रजिस्ट्री से ऊपर बात चली जाती है। अब एक और चीज है हिना मैम, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये भी बताता है कि रजिस्ट्री के अलावा जो चीजें हैं जिसमें एक टाइटल आ गया, वो दूसरी चीज कह रहे पोजीशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में उस प्रॉपर्टी को ओन कौन करता है। इस चीज को कैसे समझें? देखिए, जैसे मैंने बताया पहले कि टाइटल जो है वो सिर्फ टाइटल लीगल ओनरशिप है और फिजिकल पोजेशन की दो मतलब दो पहलू है जो टोटल आपका टाइटल बनता है। तो जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास ओनरशिप है, लीगल ओनरशिप है, डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, वो ठीक है। लेकिन अगर पोजेशन आपके हाथ में हो तो मैं क्या करूंगी? बिकॉज कहा जाता है कि पोजेशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ। तो 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ, सो क्या होता है कि मैं पोजेशन से आपको निकालूंगी कैसे? तो जब इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं ओनर हूं तो पोजेशन भी मेरे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर वो लीगल टाइटल का एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या रहेगी? जब मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, पोजेशन के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा, तो वो टाइटल और पोजेशन हैंड इन हैंड जाते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हमारे हाथ में लीगल टाइटल है, रजिस्ट्रेशन मेरे हाथ में है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन पोजेशन नहीं है। वेरी क्लियर एग्जांपल इज लैंडलॉर्ड टेनेंट। आज मैं किसी को प्रॉपर्टी मेरी टेनेंसी पे देती हूँ, वो तो वहीं रह रहे हैं, वो मैं प्रॉपर्टी की ओनर जरूर हूँ, डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे है, लेकिन क्या मैं वो प्रॉपर्टी जो पुरानी टेनेंसीज है मैं इंजॉय कर पाती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे कोर्ट में जाके वहां से मुझे पोजेशन देना पड़ता है। तो पोजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाती हूँ तो यस, मैं हिस्ट्री देखूंगी, मैं टाइटल देखूंगी, बट मैं ये भी देखूंगी कि पोजेशन में कौन है, जो बेच रहा है, क्या वही पोजेशन में है या पोजेशन कोई थर्ड पार्टी के हाथ में है, कोई लाइसेंसी के हाथ में है, कोई टेनेंट के हाथ में है, या कोई फैमिली मेंबर है जिसका नाम निशान ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। क्योंकि पोजेशन लेना फिर बहुत दिक्कत वाली
दिक्कत वाला सिचुएशन हो जाता है क्योंकि मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है फिर पोजेशन लेने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं लीगल टाइटल प्लस पोजेशन देख के ही मैं वो प्रॉपर्टी लूँ। हम्म। वेंकट साहब, पोजीशन भी थोड़ी सी एक मतलब समझने के लिहाज से क्रिटिकल चीज है। मैम ने उसको बताया कि क्या पोजीशन का मतलब है या महत्व है, लेकिन कई बार हम देखते हैं, मतलब फ्लैट तो एक टिपिकल एग्जांपल हो गया जहां टीनेंट वाली बात है कि पोजीशन। बहुत बार जमीनों के मामले आते हैं इनहेरिटेड, क्योंकि जमीनें आमतौर पर पैतृक संपत्ति बहुत होती है कि दादाजी से पिताजी को, पिताजी से उनके बेटे को, और वो आगे बढ़ती चली जाती है। अब उसमें कई बार कई लोग होते हैं, उसमें कोई एक खेती कर रहा है, कोई एक उसको दूर रह रहा है, तो उसमें बहुत सारे विवाद फिर उठते हैं। तब पोजीशन को कैसे डिफाइन करें? और बहुत सारे लॉज उसके अंदर भी बने कि अगर आपका मान लीजिए टाइटल आपका है, रजिस्ट्री भी आपकी है, लेकिन किसी और के पास प्रॉपर्टी बहुत सालों से है, तो फिर ऐसे सवाल आते हैं कि ये इतना वक्त था, इतने टाइम तक तो आप जाके क्लेम कर सकते थे, लेकिन इतना वक्त गुजर गया और आपने क्लेम नहीं किया, तो फिर उस पोजीशन के मायने बदल जाते हैं। तो वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। करेक्ट। सो देखिए, एडवर्स पोसेशन का कॉन्सेप्ट आप बात कर रहे हैं, जिसमें अगर मान लीजिए 12 साल प्लस पीरियड में किसी और के हाथ में, इवन दो हो सकता है आपके नाम पे, जैसे कहा है सेल डीड लास्ट है, म्यूटेशन है, सब कुछ रिकॉर्ड पे है, और एक्चुअली लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो किसी मतलब वो लैंड जो है, एग्रीकल्चर लैंड कहिए, कि वो किसी और पर्सन के पास पोसेशन में रही हो और वो उस जगह पे अनडिस्टर्ब्ड रहा हो और किसी तरीके के आपने क्लेम किया नहीं है कई सालों पे, वो एक तरीके से एडवर्स पोजीशन का सिचुएशन बन जाता है। वहां पे वो क्लेम कर सकता है कि मेरी ओनरशिप राइट्स जो है, यानी कि प्रॉपर्टी को क्योंकि मैं इतने सालों से अनडिस्टर्ब एंजॉय किया हूं, कि वो मेरी लैंड जो है वो मेरी हो सकती है। बट देखिए, ये कई पहलू हैं। ये प्रॉपर्टी लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर सिंप्लीफाई करके कहा जाए तो बेसिकली हिना मैम भी ये कहना चाह रही है कि जिसके बाद आपके पास अगर टाइटल ओनरशिप, यानी कि जिस तरीके से आज प्रेजेंटिव टाइटल के बेसिस में जिस तरीके से हम सेल डीड अपने नाम पे देखते हैं, रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में आप देखिएगा, उसमें अपना नाम चढ़ाइएगा, पोसेशन आप अपने हाथ में रखिए। आप जो भी किसी को देना चाहते हैं एक तरीके से परमिसिव पोसेशन की तरीके से, यानी कि टेनेंट को आप देते हैं, तो कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लीज एग्रीमेंट की तरह इस तरीके से आप लाइसेंस या लीज जो भी देते हैं, आप उस तरीके से ही आप एलो करेंगे। और पोसेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेरे पास लीगल पोसेशन है, हो सकता है परमिसिव की मैंने लीगली टेनेंट को दे रखा है तो उसके हाथ में पोसेशन है, लेकिन मैं उसको किसी भी तरीके से और तरीके से मैंने उसको हैंड ओवर करके, और जस्ट मान लीजिए मैंने अपने पास सेल डीड तो करा लिया और मैंने कभी उस पोसेशन लिया ही नहीं है प्रॉपर्टी का, तो देर इज ए डिफिकल्टी। हम्म। हिना मैम, मुंबई जैसे शहरों के केस में भी ये बड़ी एक टिपिकल केस स्टडी है, जहां पर बहुत सारे जो, क्योंकि यहाँ तो एक बड़ा वो एक त्रिकोणीय वो रहता है, एक किराएदार रहता है, एक मालिक रहता है, एक बीच में ब्रोकर भी रहता है, और लोग अपने मतलब ये बिलीफ है कॉमन कि भाई किराएदार को 1 या 2 साल से ज्यादा रहने मत दो, बाद में पोजीशन की दिक्कतें आएंगी, बाद में फिर उसको कैसे हटाएंगे। इस पे भी थोड़ी क्लैरिटी दीजिए कि क्या वो कोई 2 3 4 साल साल रह गया, हालांकि आजकल तो लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट के बिना लोग घर देते ही नहीं है, वो जमाना निकल गया जब वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे चीजें हो जाती थी। अब तो काफी हद तक ज्यादातर लोग लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं। बावजूद उसके क्या ऐसा है कि अगर कोई किराएदार 4 5 साल रह गया तो वो अचानक से किसी दिन प्रॉपर्टी पे अपना हक जताने लग जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं है बिकॉज़ एग्रीमेंट फॉर लीव इन लाइसेंस आजकल तो मैक्सिमम 5 साल तक बनता है। स्टैम्प ड्यूटी भी वही हिसाब से पेमेंट होता है, रजिस्ट्री भी होती है। और बाय एंड लार्ज आई थिंक लैंडलॉर्ड्स और लाइसेंसर्स और लाइसेंसीज आर वेरी अवेयर। तो ऐसे नहीं है कि वो रह लेते। अभी कभी-कभार एक एक केस हो भी जाए जहाँ रह लेते हैं, तो फिर कार्रवाई करनी पड़ती है। बट बाय एंड लार्ज मेरे एक्सपीरियंस में लाइसेंस एग्रीमेंट्स में इतनी दिक्कत नहीं होती है। और अगर एग्रीमेंट सही हो, एग्रीमेंट दुरुस्त हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जी। तो बिकॉज़ ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी इज़ एट अ प्रीमियम, तो बट इतनी आजकल दिक्कतें नहीं आती बिकॉज़ इट्स बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड एंड रेगुलराइज्ड।